गाइस, मैं मिस्टर धर्मेंद्र गुप्ता स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल न्यू 507 पे। तो हम लोग आ चुके हैं आज ए स्टेट का बेहतरीन इकोनॉमिक्स का क्लास लेकर, जो कि आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, पहले हम लोग उस क्वेश्चनों पे बात करेंगे, फिर वन बाय वन हम लोग प्रैक्टिसों पे बात करेंगे। अभी जो ये अगर आपको तैयारी करनी है और ए स्टेट को पास करना है, तो अभी आपका अपडेटेड क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैसे क्वेश्चंस अभी एग्जाम्स में आ रहे हैं, अगर आपको ऐसा ना पता हो तो आप किसी डायरेक्शन में तैयारी करेंगे आपको नहीं पता चलेगा। तो यहाँ से आप जो है जरूर हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी का भला चाहते हैं तो भगवान आपका भी भला जरूर करेंगे। ठीक है, तो अभी जिन बच्चों को ये मौका दिया गया है तैयारी 4 को लेकर कि आप स्टेट दें और अपना एग्जाम क्वालिफाई करें, तो आप लोग इस मौके का बेहतरीन उपयोग करें और फायदा उठाएं। तो यहाँ पर हम लोग जो आ चुके हैं, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 2023 से आया हुआ प्रश्नों के बारे में हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है मार्शल के अनुसार, पहला जो प्रश्न है मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का डिफिनेशन क्या होगा। तो मार्शल के अनुसार यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है कि अर्थशास्त्र साध्य और दुर्लभ साधनों के बीच संबंधों का अध्ययन करने का विज्ञान है। दूसरा बोल रहा है अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। सी बोल रहा है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है और डी बोला उपयुक्त सटीक। यहाँ जो मार्शल के अनुसार जो बोला गया है वो ध्यान सुनिएगा, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अर्थशास्त्रियों का अलग अलग जो है ना डिफिनेशन रहा है, उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य के जीवन के साधारण व्यवसाय संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। साधारण व्यवसाय संबंधी क्रियाओं में से मार्शल का अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उनके उपयोग से संबंधित है। ये प्राप्ति तथा उपयोग की क्रियाएं क्रमशः उत्पादन तथा उपयोग से संबंधित क्रियाएं हैं। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अर्थशास्त्र जीवन के अनुसार कि मार्शल के अनुसार जो का नाम है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है, कि वो किस प्रकार के जो है ना कि सामान्य व्यवसाय के जरिए अपने जीवन को किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से पालन कर रहे हैं, किस तरह से चला रहे हैं, यह उनके अनुसार अर्थशास्त्र का डिफिनेशन है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इनमें से कौन सा अर्थशास्त्र के दायरे में नहीं है। धन, अर्थशास्त्र के दायरे में धन और आय एकदम बिल्कुल है। राष्ट्रों की वृद्धि और विकास बिल्कुल है। देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव, भाई आपको मालूम होगा। और डी ऑप्शन है देश की मूल्य वृद्धि के कारणों का अध्ययन। अर्थशास्त्र में विकास है, वृद्धि है, धन दौलत है, मूल्य वृद्धि है, मूल्य का घटाव है, ठीक है, ये सब है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव और प्रधानमंत्री का चुनाव ये नहीं है, क्योंकि यह इकोनॉमिक्स का नहीं, सिविक्स का पार्ट हो जाता है। ठीक है, बात समझ रहा है। तो इसमें क्या होता है, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत और आय का वितरण, राष्ट्रों की वृद्धि और विकास देश में मूल्य वृद्धि के कारणों का अध्ययन किया जाता है, जबकि देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, आप लोग बेहतरीन तरीके से देखें, थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूं। अर्थशास्त्र का मूल्य समस्या क्या है। अर्थशास्त्र की मूल्य समस्या क्या, उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, उपयुक्त सभी। भाई आपको एकदम बिल्कुल अर्थशास्त्र के अंदर उत्पादन आता है, किसके लिए, मनुष्यों के लिए या फिर किसके लिए किया जाए, ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी जान लेते हैं। किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं इस बात इर्द गिर्द घूमती है कि क्या उत्पादन किया। जैसे आप कोई काम स्टार्ट करना चाहें तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह बात आएगी कि आपको कौन सा काम स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे उस काम को किया जाए और किस लिए उत्पादन किया जाए, इसके लिए उत्पादन किया जाए। ये मुद्दे सीमित संसाधनों की मूलभूत आर्थिक समस्याओं से उत्पन्न होती है, जबकि असीमित इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित संसाधनों के कुछ आवंटन की आवश्यकता होती है। भाई देखिए, आपकी इच्छाएं बहुत असीमित हैं
और आपकी कार्यशैली जो है वो सीमित है, इतना ही आप काम करते हैं, और आपकी जो चाह है, आपकी जो है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। चौथा है, इनमें से किस प्रकार की आर्थिक प्रणालियों में केवल मूल्य तंत्र ही अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं का समाधान करती है? इसमें इनमें से किस प्रकार की आर्थिक प्रणालियों में केवल मूल्य तंत्र ही अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं का समाधान करता है? पहला पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, बी मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, या उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रणालियों में केवल मूल्य तंत्र ही अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं का समाधान करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीगत संपत्तियां जैसे कि कारखाने, खदानें और रेल मार्ग निजी स्वामित्व में होते हैं और निजी क्षेत्र द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। पूंजीगत लाभ निजी मालिकों को मिलता है। क्या होता है कि जब पूंजी लगाया जाता है, यानी कि जब आप पैसा लगाते हैं किसी व्यक्ति पर या किसी भी कार्य में या किसी बिजनेस में, ठीक है, तो यहाँ पर कई तरह की समस्याओं का समाधान यह हो रहा होता है। क्योंकि अगर आप जैसे कारखाने लगाए हैं, खदानें लगाए हैं, रेल मार्ग लगाए हैं, ठीक है, जितने भी लगा रहे हैं और आप इसके मालिक हैं, तो आप इसके अंतर्गत कई लोगों को जॉब देते हैं, अपना प्रॉफिट कमाते हैं, बहुत बड़े मात्रा में प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पूंजीगत वाले व्यक्ति को, निजी मालिकों को, जो प्राइवेट मालिक हैं, उसको बहुत बड़े में लाभ प्राप्त मिलता है। पांचवा जो प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र सामान्यता होता है। वक्र, वक्र का मतलब कर्व होता है, ठीक है, ये ग्राफ से क्वेश्चन है। उत्पादन संभावना वक्र सामान्यता होता है। ए मूल बिंदु की ओर उत्तल, मूल बिंदु की ओर अवतल, एक आकार का, या इनमें से कोई नहीं। देखिए उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी, ठीक है, सामान्यतः मूल बिंदु की ओर अवतल होता है, ठीक है, मूल बिंदु की ओर अवतल में होता है, नीचे। जो सीमित उपलब्ध संसाधनों की सीमित अर्थव्यवस्था, यानी सीमित, आप जानते हैं जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो एक लिमिटेड है, ठीक है। तो इस स्थिति में अर्थव्यवस्था उत्पादित दो वस्तुओं की मात्रा के विभिन्न संयोजनों का प्रतिनिधित्व करता है। उत्पादन संभव वक्र को ग्राफ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कंज्यूमर गुड है और यहाँ कैपिटल गुड है और एक कर्व है, ठीक है, कि जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी भाई सामान्य जो वस्तुएं हैं वो थोड़ी घटती चली जाएंगी, ठीक है। किस स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र बाहर की ओर स्थानांतरित हो जाएगा? अर्थव्यवस्था में विकास, उत्पादक संसाधनों में वृद्धि, औद्योगिक में वृद्धि और उपयुक्त सभी। क्वेश्चन आपका बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। किस स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र बाहर की ओर स्थानांतरित हो जाएगा? अर्थव्यवस्था में विकास, उत्पादक संसाधनों में वृद्धि, औद्योगिक में वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो यहाँ इसका आंसर जो होगा, जहां प्रौद्योगिकी उन्नति हो या संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि हो या दोनों वस्तुओं के संबंध में बेहतर दक्षता के साथ उत्पादन पद्धति की शुरुआत हो, तो पीपीसी दाईं ओर या बाहर की ओर स्थानांतरित हो जाएगा। यानी कि अर्थव्यवस्था में विकास हो जाएगा, उत्पादन संसाधनों में वृद्धि हो जाएगी, प्रौद्योगिकी में वृद्धि हो जाएगी, ये सभी कुछ हो जाएंगे। इनमें से कौन मांग का निर्धारण कारक नहीं है? ठीक है, आपको बताना है। मांग का, वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, आय स्तर या सरकार का प्रकार। भाई अगर आप मांग किसी वस्तु का ज्यादा हो रहा है तो वस्तु की कीमत जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी घटेगी, डिपेंड करता है। क्यों? अगर मांग ज्यादा है और वस्तु बहुत कम है तो यहाँ पर मांग अगर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है, और वस्तु लिमिटेड है तो जाहिर सी बात है उसकी कीमत बढ़ेगी। जैसे एग्जाम्पल में अभी मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, अभी आप पेट्रोल का सबसे बड़ा देख रहे हैं प्रॉब्लम। पेट्रोल बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे भारत में है नहीं, और यहाँ जनसंख्या बहुत बड़ी है
जो पेट्रोल का यूज करती है। अब यहाँ के पेट्रोल कम होने की वजह से और डिमांड ज्यादा होने से, मांग ज्यादा होने की वजह से इसमें इसकी मांग, इसकी कीमत में क्या हो गई, वृद्धि हो गई है। ठीक है, संबंधित वस्तु की कीमत, बिल्कुल उस वस्तु की कीमत बढ़ेगी घटेगी, कम, जाहिर सी बात है जिस वस्तु के बारे में मांग बढ़ रही है या घट रही है। आय का स्तर भी बढ़ेगा घटेगा, जाहिर सी बात है कि अगर आप ज्यादा इनकम करते हैं तो आप सामान को आसानी से ले सकते हैं, अगर आप कम इनकम करते हैं तो आप सामान को लेने में, जो मूल्य बहुत बढ़ गई है उसको लेने में आपको प्रॉब्लम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मांग का निर्धारण कारक नहीं है तो सरकार का प्रकार, किस प्रकार की सरकार, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, आते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। मांग वक्र का ढलान दाईं ओर नीचे की ओर किसके कारण होता है? मांग वक्र कर्व होता है, ये ढलान दाईं ओर और नीचे की ओर किसके कारण होता है? ठीक है, रीजन बताना है। सीमांत उपयोगिता क्षमता का नियम, लोच का नियम, आय में कमी, कर में वृद्धि। भाई देखिए, ये सीमांत उपयोगिता क्षमता का नियम है, क्या होता है इसके बारे में स्पष्ट समझिएगा। मांग वक्र का ढलान दाईं ओर और नीचे की ओर सीमांत उपयोगिता की क्षमता के नियम के कारण होता है। ठीक है, मैंने मांग का वक्र जो होता है वो ढलान की ओर और ढलान दाईं की ओर और नीचे की ओर सीमांत उपयोगिता के क्षमता के नियम के अनुसार होता है। ह्रास नियम, ह्रास मान सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है कि उपभोग बढ़ने पर प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दूसरा प्रश्न है, एक्स की मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, एक्स की मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन मतलब रेशियो चेंजिंग और वाई की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के बराबर है। तो इसका ऑप्शन है मांग की आय लोच है, बी ऑप्शन है मांग की कीमत लोच है, मांग की दोष लोच है, या ए और बी दोनों सही। अब देखिए, यहाँ पर एक्स का मांग की मात्रा अनुपातिक परिवर्तन और वाई की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के बराबर, इसका मतलब यह है कि किसी संबंधित वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी दी हुई वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो सापेक्षिक परिवर्तन होता है उसकी नाप ही मांग की आड़ी लोच है। दूसरे शब्दों में ए वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन को बी वस्तु के मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त गुणांक मांग की आड़ी लोच है। जैसे मांग की आड़ी लोच बराबर ए वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन और बी वस्तु की मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन, ये दोनों बराबर कभी नहीं हो सकते हैं, ये रेशियो में हो सकते हैं, यानी क्रॉस लॉ से सुनाया जाएगा। ठीक है, 10 नंबर देखते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता होती है। अगर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसका कुल उपयोगिता क्या हो जाएगा? न्यूनतम, अधिकतम, कम हो जाती है, बढ़ती है। एक बात ध्यान में रखिएगा, एकदम कंफर्म रखिएगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार जब भी सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, जब भी, तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, उसकी उपयोगिता जो है वो अधिक हो जाती है। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, निगेटिव, तो कुल उपयोगिता घटने या गिरने लग जाती है। ठीक है, अगर जीरो हो तो वो अधिकतम होती है और ऋणात्मक हो तो वहीं से वो गिरने और घटने लग जाती है। तो इसमें दो राय नहीं है। अभी 11, उदासीनता वक्रों के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? उदासीनता वक्रों के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? वे दाहिनी और नीचे की ओर झुके हुए हैं, वे मूल बिंदु की ओर उत्तल हैं, वे एक दूसरे को काट सकते हैं, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा सी। उदासीनता वक्र विभिन्न मात्राओं को दो वस्तुओं के संयोजन को दर्शाता है।
उदासीनता वक्र विभिन्न मात्राओं को दो वस्तुओं के संयोजन को दर्शाता है जो किसी व्यक्ति को समान संतुष्टि या उपयुक्तता प्रदान करता है। उदासीनता वक्र दाहिनी और झुके हुए होते हैं तथा वे मूल बिंदु की ओर उत्तल होते हैं। उदासीनता वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। यानी जो उदासीनता वक्र होती है विभिन्न मात्राओं को दो वस्तुओं के संयोजन का मतलब होता है एक दूसरे को मेल करना, दर्शाता है जो किसी व्यक्ति को समान संतुष्टि या उपयोगिता प्रदान करता है। उदासीनता वक्र दाहिनी ओर झुके हुए होते हैं और वे मूल बिंदु की ओर उत्तल होते हैं। उदासीनता वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते। संपूर्ण उदासीनता वक्र के मामले में वस्तुएं हैं, यहाँ पर ऑप्शन संपूर्ण 90 डिग्री वाला बात किया जा रहा है कि अगर वो राइट एंगल पे है तो उदासीनता जो वक्र है उसके मामले में वस्तु क्या होंगी, एक दूसरे के उत्तम विकल्प है, एक दूसरे के कुल कारक है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है या उपयुक्त सभी। संपूर्ण उदासीनता वक्र के मामले में वस्तुएं एक दूसरे के पूर्ण पूरक होते हैं। संपूर्ण उदासीनता वक्र वही होती है जिसमें एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज रेखा होती है। इसका मतलब यह है कि उपभोक्ता केवल निश्चित अनुपात में ही एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु लेने को इच्छुक है। कुल कारक कुल पूरक वे वस्तुएं हैं जिनका एक निश्चित अनुपात में एक साथ उपयोग किया जाता है। आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं यह राइट एंगल में, ठीक है, एकदम उसके जैसा ही है। अब यहाँ पर हम लोग का जो 13 क्वेश्चन नंबर है, किसी वस्तु की आपूर्ति वक्र, पहला ए दाहिनी की ओर नीचे की ओर ढलान, बी एक ऊर्ध्वाधर सीधी रेखा है, सी दाहिनी और ऊपर की ओर ढलान, डी एक क्षैतिज सीधी रेखा है। देखिए यहाँ से अगर आप इन क्वेश्चनों को आप देख रहे हैं तो आपको स्पष्ट समझ में आ जा रहा है कि आपको पढ़ना कैसा है। अगर आप क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं और उसके अनुसार पढ़ रहे हैं तो आपको कभी नहीं समझ में आने वाला कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, ये भैया कंपटीशन टफ है तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी भी करना होगा। ठीक है, किसी वस्तु की आपूर्ति वक्र है, किसी वस्तु की आपूर्ति, ठीक है, उसका तो वक्र है तो आपूर्ति वक्र कीमत की ओर और आपूर्ति की मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है आपूर्तिकर्ता बिक्री के लिए अधिक इकाइयों की पेशकश करते हैं क्योंकि प्रत्येक इकाई को उच्च बिक्री मूल्य पर बेचा जा सकता है। आपूर्ति वक्र दाहिनी की ओर ढलान वाली होती है जैसा ग्राफ में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये फ्री है और ये क्वांटिटी है और यहाँ पर सीधा स्ट्रेट वो जा रहा है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, समान उत्पादन वक्र है, समान उत्पादन वक्र है, मूल बिंदु की ओर उत्तल, सकारात्मक ढलान हो या एक दूसरे को काटते हुए या उपयुक्त सभी, तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, यानी समोत्पाद। समान उत्पादन को समोत्पाद कहा जाता है। वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है अर्थात इसकी ढलान ऋणात्मक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक आगत की मात्रा को जब बढ़ाया जाता है तब दूसरे आगत की मात्रा को घटाना होता है जिससे कुल उत्पादन स्थिर बना रहे। दो समोत्पाद वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते। ठीक है, बात समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर है? अब यहाँ पर जो प्रश्न है 15वां, वो यह कहता है कि निर्माता मैन्युफैक्चरर उस बिंदु पर संतुलन में होगा जहां सम लागत रेखा आइसोक्वांट को नीचे से काटता है, ऊपर से आइसोक्वांट काटता है, सी आइसोक्वांट को स्पर्श करता है या डी उपयुक्त सभी। आइए जानते हैं, इसका आंसर होगा सी, निर्माता उस बिंदु पर संतुलन में होगा जहां सम लागत रेखा आइसोक्वांट सम उत्पादन वक्र को स्पर्श करता है। उत्पादक का संतुलन उस बिंदु पर स्थापित होता है जहां वह वस्तु की अधिकतम मात्रा का उत्पादन कम से कम लागत पर करता है। इसे दिए हुए प्रौद्योगिकी संबंध पर आगतों साधनों की
दी हुई कीमतों पर ऐसे संयोग को प्रयुक्त किया जाता है जहां पर अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। देख सकते हैं आप लोग, 16 नंबर प्रश्न है, लघु अवधि उत्पादन फलन के नाम से भी जाना जाता है। लघु अवधि उत्पादन फलन के नाम से, लघु का मतलब हमेशा छोटा से है या अवधि का मतलब ड्यूरेशन से है, ठीक है। उत्पादन फलन के नाम से भी जाना जाता है। यह क्या है? तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम, पैमाने का प्रतिफल नियम, सी सीमांत सम सीमांत उपयोगिता का नियम, या इनमें से कोई भी नहीं। और 16 का जो आंसर है, अल्पकालीन उत्पादन फलन में उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर तथा कुछ परिवर्तनशील होते हैं। जब अन्य साधनों के स्थिर रहने पर एक साधन में परिवर्तन किया जाता है तो इसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। इस स्थिति को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहा जाता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन में उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर या कुछ परिवर्तनशील होते हैं। जब अन्य साधनों के स्थिर रहने पर एक साधन में परिवर्तन किया जाता है तो इसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। इस स्थिति को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहा जाता है। परिवर्तनीय अनुपात के नियम के तहत होने पर कुल उत्पाद अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पाद, अब सुनिए, परिवर्तनीय अनुपात के नियम के तहत होने पर कुल उत्पाद अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पाद ए घटता है, बी बढ़ता है, सी शून्य होता है या डी नकारात्मक होता है। सी, इसका आंसर होगा सी। परिवर्तनीय अनुपात के नियम के होने पर कुल उत्पाद अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है। शुरुआत में कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बढ़ती है जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है, तो सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है, और जब कुल उत्पाद गिरने लगती है तो सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है। यहाँ जो बात समझने वाली है वो यह है कि जब परिवर्तनीय अनुपात नियम के होने पर कुल उत्पाद अधिकतम होता है, यानी कि जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है, सीमांत उत्पाद जब शून्य होता है तो उत्पादन अधिकतम होता है। ये बात आप लिख लीजिए। और परिवर्तनीय अनुपात और सीमांत उत्पाद एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। बस इसका आप यही उत्तर जानिए। शुरुआत में कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बढ़ती हैं। जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है, और जब कुल उत्पाद गिरने लगती है तो सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है। दीर्घकालीन औसत कुल लागत वक्र तस्तरी के आकार के होने का कारण होता है। इसका परिवर्तनशील अनुपात का नियम ए, बी पैमाने की अर्थव्यवस्था और विसंगतियां, बी सी, ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। दीर्घावधि औसत कुल लागत वक्र मुख्य रूप से पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं, पैमाने पर निरंतर रिटर्न और पैमाने की विसंगतियों के कारण यू आकार के होते हैं। दीर्घकालीन औसत लागत LRAC वक्र उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर फर्म की प्रति यूनिट न्यूनतम लागत को दर्शाता है, यह मानते हुए कि उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील हैं। यानी इसका आंसर जो होगा पैमाने की अर्थव्यवस्था और विसंगतियां वाला आंसर होगा। 19, कुल प्रतिस्पर्धा उद्योग में कीमत किसके द्वारा निर्धारित होती है? मांग और आपूर्ति बल, कुल लागत और कुल लाभ, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता, यानी में से कोई भी नहीं। तो भैया जैसे प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, तो मांग और आपूर्ति बल पर तो होगा ही होगा। भाई कितना मांग कर रहे हैं और कितना उसकी भरपाई कर दी जा रही है, डिपेंड करता है। कुल प्रतिस्पर्धी उद्योग में कीमत मांग और आपूर्ति बल के द्वारा निर्धारित होती है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में संतुलन कीमत बाजार की मांग और बाजार आपूर्ति के ताकतों द्वारा निर्धारित की जाती है। बाजार मांग की तात्पर्य बाजार में सभी खरीदारों
और द्वारा किसी वस्तु की कुल मांग से है, जबकि बाजार आपूर्ति का तात्पर्य बाजार में सभी फर्मों द्वारा किसी वस्तु की आपूर्ति के कुल योग से। 20 नंबर प्रश्न जो पूछ रहा है, एक एकाधिकारवादी दीर्घावधि में किस प्रकार का लाभ कमा सकता है? केवल सामान्य लाभ, अति सामान्य लाभ, नकारात्मक लाभ या उपयुक्त सभी? इसका आंसर होगा बी। बाजार में फर्मों के प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता की कमी के कारण एक एकाधिकार फर्म लंबे समय में असामान्य लाभ कमा सकती है। एकाधिकार प्रतियोगिता के तहत फर्मों के प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता के कारण कोई फर्म लंबे समय तक असामान्य लाभ नहीं कमा सकती। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। 20 क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिए और यहाँ से आप अपने को तय कीजिए कि आप कितना बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से आप 20-20 क्वेश्चन केवल हमारे पास से देखिए और यहाँ से आप अपना तैयारी करने बैठिए और देखिए क्या आपको तैयारी करना है और कैसे तैयारी करना है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो और यहाँ का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। कर भला तो हो भला। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।